Okay, ji, Assalamu alaikum everyone. So we are here with the Kaizen Management Part 2. In the first part, we actually talk about various different things on the introduction of the Kaizen. We talked about lean management. We talked about its basic foundations कि भाई Kaizen management किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या stability of an organization जो होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. So in that case, we actually discussed about various different Japanese concepts like Jidoka, that is automation or using of the AI. We also talked about Haijunka, that is the leveling or matching the unpredictable behavior of the consumer and meeting that unconsumer demand behaviors within the manufacturing facilities or the organizations जो production or manufacturing कर रही होती हैं. Okay, we also talked about Pokayoke, the avoiding mistakes कि किस तरह से होती हैं. Okay, इसमें मैंने आपको visual signals के बारे में थोड़ा बहुत बताया. And today we are actually going to talk about the various things that actually come under the umbrella of the Kaizen. जिसमें सबसे पहले हम लोग काइजन में क्या पढ़ते हैं. जापानीज मैनेजर्स जो होते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेशन को ज़्यादा स्टडी करते हैं. कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होता है? एक्चुअली यू डोंट स्टडी द कस्टमर. कस्टमर को आप पढ़ाते हैं. ओरिएंटेशन कहते हैं कोई भी नई प्रोडक्ट आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके बारे में एजुकेट करना कस्टमर को ज़्यादा नेसेसरी होता है. देन सेकंड थिंग इज कस्टमर की ओरिएंटेशन ये भी होती है कि आप उसके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पहले ही टीजर्स दे देते हैं या उसको एजुकेट करना शुरू कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट को के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं या फ्यूचर में ऐसी कोई डिमांड आ सकती है जो आपके बारे में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है भाई, क्वालिटी क्यूसी साइकिल्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल साइकिल्स. ओके, उसके बाद है सजेशन सिस्टम्स या फीडबैक सिस्टम जो होता है कस्टमर से. क्वालिटी सर्कल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट रूल्स हैं, वो हम लोग थोड़ा आगे जब चलेंगे तो पढ़ेंगे. उसके बाद एक और आपका काइजन मैनेजमेंट की एक छोटी सी प्रैक्टिस है जिसे हम 5S बोलते हैं. 5S क्या है ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ओके, टोयोटा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है वो किस तरह से होती हैं. तो TPM जहाँ पे भी टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्चुअली किया जाता है कि भाई कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए. ये आप लोगों ने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में शायद पढ़ा हो. टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट TPM. ऑटोमेशन कंप्यूटर रोबोटिक्स की हम लोगों ने थोड़ी देर बात की थी. जिटोका वो भी आपका क्या है, अगेन काइजन मैनेजमेंट के अम्ब्रेला अंडर आता है. ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स. ओके, टोटल क्वालिटी कंट्रोल. टोटल क्वालिटी कंट्रोल आप लोग कहेंगे सर क्यूसी सर्कल और टोटल क्वालिटी कंट्रोल में क्या फ़र्क है. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. क्वालिटी सर्कल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के चार्ट्स हो सकते हैं जो स्टडी करते हैं और बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं या मुख्तलिफ तरह के डिमांड्स को या सप्लाई को स्टडी कर रहे होते हैं वो सर्कल्स. उस सर्कल्स के डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि यहाँ पे क्वालिटी चेक की जाती है. क्वालिटी चेक्स होते हैं, हर एक चीज़ हर एक चेक के ऊपर आपके प्रोडक्ट को चेक किया जाता है. वेयरएज क्वालिटी सर्कल्स जो होते हैं वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो एक्चुअली उन सारी डेटास को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे और सजेशंस आपको देते हैं. सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपके इस चीज़ में आती हैं. दूसरी चीज़ होती है भाई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. टोटल क्वालिटी कंट्रोल के बाद कंट्रोल जब आप करते हो प्रोडक्ट के बारे में सजेशंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर देता है. देयरफॉर कस्टमर से वो जो सजेशंस आते हैं तो उस क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया, हमारे कस्टमर की क्या फीडबैक है इन रिगार्ड टू आवर प्रोडक्ट. सो वी स्टडी अबाउट दैट थिंग. जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जस्ट इन टाइम क्या होता है कि भाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेस्ट हम लोग कहते हैं जब डिमांड आए तो उसी वक्त आप मैन्युफैक्चरिंग करें और सप्लाई कर दें या फिर एक छोटा सा हिस्सा रेडीमेड एक फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट का जो है अपने गोडाउन में रखें. जब भी डिमांड आए तो आप वो सप्लाई कर दें. मीनवाइल आप दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें. इससे क्या होगा कि आपकी लीन मैनेजमेंट या लाइन मैनेजमेंट जो होती है उसमें टाइम ज़ाया नहीं होता. आपका प्रोडक्ट जो होता है उसमें पैसे नहीं अटके होते. ओके, कल परसों मेरे एक दोस्त हैं जावेद शेख साहब, उनकी क्या है ये मोबाइलों का होलसेल बिजनेस
So actually जावेद साहब से we were actually having this discussion on his कि भाई आजकल दिस मंथ आजकल पैसे जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। ओके, पैसे क्या है, खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं बिकॉज इट्स वी आर एक्चुअली सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग ओनली ईटिंग एंड पुटिंग ऑन वेट। खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना क्वारंटीन। घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है कोरोना वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन है बाहर, तो घर पे बैठे बैठे खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसों की बात हो रही थी कि यार इस महीने बहुत ज़्यादा मेरे पैसे खर्च हो गए हैं। तो ही सेड कि भाई ठीक है, तुम्हारी तो सैलरी आती रहती है, पर हमारा तो बिजनेस है, हमारा बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं, हमारे पैसे वहीं पे उन प्रोडक्ट्स में जिस पे हम लोगों ने पैसा खर्चा किया हुआ था। तो लीन मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है या जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके या परचेजिंग करके रख देते हैं और जल्दी जल्दी मार्केट को सप्लाई करते हैं। सिंस ही इज अ होलसेलर, तो होलसेलर का क्या होता है, वो तो मतलब एक रिटेलर क्या करता है, मुख्तसर चीज़ें मंगाता है और उन चीज़ों की जितने की डिमांड जिन जिन चीज़ों की डिमांड होती है वो रखता है। पर होलसेलर को तो क्या है, होलसेल बल्क क्वांटिटी में रखना होता है, देयरफॉर बल्क क्वांटिटी में उसके पैसे लगे होते हैं। उसकी जब प्रोडक्ट जा रही होती है और रिटेलर से पैसा आ रहा होता है तो वो उसी से पैसे बनाता भी है, खाता भी है। तो ही वाज एक्चुअली सेइंग कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास तो सैलरी आ जाती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बट we people have to earn, we have to sell our products, therefore just in time का कॉन्सेप्ट, जापानीज कॉन्सेप्ट क्या है कि ये भी यही है कि भाई जिस वक्त डिमांड आए उस वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ें मंगानी होती हैं, अदरवाइज लूप में कुछ चीज़ें रखी होती हैं, कुछ चीज़ें आप लोग उस वक्त ऑर्डर करते हो। तो ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बाद में पढ़ूंगा, फिलहाल तो मैं अम्ब्रेला आपको समझा रहा हूँ कि काइजन की एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ओके, कानपान के बारे में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है। एक विजुअल बोर्ड होता है जो आपको सिग्नल करता है अबाउट वैकेंसी और अबाउट डिफेक्ट, जिस पे रेड और ग्रीन लाइट्स होती हैं, या फिर एक टाइम होता था रेड एंड ग्रीन लाइन्स होते थे, हर एक चीज़ लिखी होती थी, पर आजकल कंप्यूटराइज डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, उसके ऊपर भी सिर्फ लिखा आ जाता है। तो काफ़ी स्मार्ट से वो बोर्ड्स हो गए हैं। मेरे पास, मैंने कहा था एक वीडियो है, मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। आई वोंट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन कानबान के क्या होता है, जीरो डिफेक्ट फ्रेंड्स। ओके, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू से स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आ रहे हो, सो यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट इट। ओके, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरह के ग्रुप्स इनके बने होते हैं जो क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स जो होते हैं, वो इस तरह के एक्टिविटीज़ के ऊपर आप लोग स्टडी करते हैं। कोऑपरेटिव लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, आईआर सिस्टम जो होते हैं वो आपके कोऑपरेटिव होते हैं, हर एक चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं। सजेशंस वहाँ से आप लोग नीचे से लेबर से मांगते हो कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर sitting or working on the front line, therefore these people are very well aware about the realities। हम लोग मैनेजमेंट जो है आइडियल चीज़, आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, वेयर एल्स जो आपके लेबर होता है वो रियल टाइम एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, therefore they are more aware about the factory, about the demand and all these things। okay, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट किस तरह से की जाती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें एक पूरा सेक्शन है कि हाउ वी कैन रिड्यूस वेस्ट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ द थर्ड पार्ट विल टॉक्स अबाउट द प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट किस तरह से दी जाती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह से आती है, कस्टमर डिमांड्स को स्टडी करते हुए हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, या रिसर्च थोड़ी बहुत जो होती है वो आपकी काइजन मैनेजमेंट के बारे में बात करती है। तो दिस इज द अम्ब्रेला जो इन सारी चीज़ों को स्टडी करती है। ये थोड़ी सी माइनर बेसिक चीज़ें हैं जो हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है जी, वो एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका एक कोर्स होता है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने तो पढ़ा था, आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा, बिकॉज IBM में हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफर नहीं करते हैं, देयरफॉर हमारे पास जो टीचर्स हैं वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बहुत कम टीचर्स हैं। कमिंग बैक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के की कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से आपने जिडो का पढ़ लिया, पोपायो का पढ़ लिया, हाइजो का पढ़ लिया, कानबान पढ़ लिया, ये बेसिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं। पर इसके अलावा बहुत और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अपने लिए बनाई थी, ऑब्वियसली आपके लिए तो नहीं बनाई थी, बट एनी हाउ
आई फाइंड देम यूजफुल। जब भी मैं काइजन मैनेजमेंट पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर देता हूँ कि पढ़ लीजिएगा। हाउएवर दो स्लाइड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का वो स्लाइड्स हिस्सा नहीं है। अगर आपको काइजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और जानना है तो वो कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज वो प्योरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर कंपैरेटिव मैनेजमेंट और काइजन मैनेजमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो काइजन मैनेजमेंट मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जहाँ पे आप ग्रेजुअल या इंक्रीमेंटल चेंजेस की बात करते हो। तो वही इंक्रीमेंटल चेंज आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आप लोग क्या करते हो, कोई भी एक काम, कोई भी नया चेंज आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको स्टैंडर्डाइज करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन 6 महीने, 1 साल आपने कोई एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस कराई, उसको आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया। नाउ इट्स द ऑर्डर ऑफ द डे, आपको वो रूटीन रखने लगता है। जब वो लोग उससे हैबिचुअल हो जाएं, उसके आदी हो जाएं, तो फिर दोबारा से मैनेजमेंट क्या करती है, इट्स अगेन प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। आप प्लान करते हो कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। ओके जी, स्टैंडर्डाइज सिस्टम तो हो गया। अब इस सिस्टम को यहाँ पे दोबारा से, यहाँ पे देखें काइजन लिखा हुआ है, तो दोबारा से काइजन मैनेजमेंट में क्या होता है, आप कुछ प्लान करते हो, प्लान करने के बाद उस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हो, डू करते हो, एंड देन यू एक्चुअली एवेल्युएट इट, कि भाई एवेल्युएट चेक करें कि वेदर द सिस्टम इज एक्चुअली गिविंग अस एनी रिजल्ट्स और नॉट। इफ द सिस्टम इज डिलीवरिंग देन वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से। नाउ इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, देयरफॉर एक्शन लेना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको एक्ट करना होता है। अगर नहीं हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, स्टैंडर्डाइज इट। ओके जी, सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो गया, दोबारा से कुछ थोड़े अरसे तक छोड़ दें उस चीज़ को, अब चीज़ें दोबारा से रूटीन हो जाएंगी एंड यू विल टेक काइजन स्टेप वंस अगेन, जिसमें दोबारा से आप लोग प्लान करते हो कि भाई आपने पिछली मरतबा जो चेंज इंट्रोड्यूस किया था उसमें कुछ और बेहतरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, दोबारा से आप लोग उसके बारे में प्लान करते हो, डू करते हो, चेक करते हो, नेक करते हो, एंड दिस इज हाउ द काइजन एक्चुअली कंटिन्यूज एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, काइजन मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट स्लाइड्स में मैंने बात की थी कि भाई काइजन वर्सेस इनोवेशन। इनोवेशन जो मॉडर्न डे इनोवेशन है, जिसमें मैंने आपको मिसाल दी भाई आईफोन की, कि पहली मरतबा स्टीव जॉब्स ने जब इंट्रोड्यूस किया तो वो क्या थी, एक इनोवेशन थी। काइजन मैंने कहा स्लोली ग्रेजुअल होती है, वेयर इनोवेशन जो होती है वो रेडिकल चेंज होता है। तो काइजन यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि भाई काइजन और इनोवेशन में क्या फ़र्क है। मॉडर्न डे वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो इनोवेशन के ऊपर जा रही होती है, जिद्दत की बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जा सकता है, वेयर एज काइजन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बात करता है, देयरफॉर इट ऑलवेज विंस द मैच। वेयर एज इनोवेशन की बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर काइजन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होता है। ओके जी, देयरफॉर आप ये भी कह सकते हैं काइजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से कोई आपको इतना अटेंशन नहीं मिलता, देयरफॉर इट्स अनड्रामेटिक, वेयर एज आपके इनोवेशन जो है वो ड्रामेटिक चेंज है। दोबारा से काइजन जो होता है वो लो कॉस्ट, पैसे बहुत कम खर्च होते हैं। इनोवेशन जहाँ पे होती है दैट मीन्स इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रिसर्च, रिसर्च के ऊपर पैसे लगते हैं, इट्स अंडरस्टूड। उसके बाद काइजन में रिस्क, रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, बिकॉज पैसे बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, देयरफॉर रिस्क भी बहुत कम होता है। वेयर एज यहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, देयरफॉर कास्ट जहाँ पे भी हाई होती है, अगर वो रिसर्च कामयाब नहीं हुई, सही नहीं हुई, तो पैसे तो आपके गए, डूब के गए। ह्यूमन एफर्ट यहाँ पे काइजन में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू द मशीन्स, वेयर एज वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप दूसरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं। ओके जी, काइजन में कोई ज़्यादा कॉमन सेंस, शुरू में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बात की थी, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस। तो काइजन इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, तो नॉन ब्रेनर, नो ब्रेनर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जीनियस लोग हमें नहीं चाहिए। वेयर एज इनोवेशन में हमें
सोचना होता है, समझना होता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग थॉट प्रोसेस करते हो। ज़्यादा समझदार लोग आपको चाहिए होते हैं और जो कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी स्टडी कर लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके जी, काइज़न फिलॉसफी की बात करते हैं। काइज़न फिलॉसफी किस चीज़ पे काम करता है कि बेसिकली वो क्या करता है, नॉर्मली दे स्टडी द करंट स्टेट। आप जिस स्टेट में लाई कर रहे हो उसको स्टडी करना है। फुल ऑफ वेस्ट है, वेरिएशन है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सब को स्टडी करना होता है। यू एक्चुअली फाइंड आउट कि भाई आपके पास प्रॉब्लम्स कितने हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं आपके पास, एंड यू वांट टू एक्चुअली अचीव दिस टाइम। द ट्रू नॉर्थ हम किसे बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ इज बेसिकली द लीड टाइम या वैल्यू एडेड टाइम जो होता है उसको अचीव करना चाहते हैं, जिसमें आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है। देयरफॉर काइज़न एक्चुअली टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग ऑफ व्हाट, वेस्टेज, इम्प्लीमेंटिंग गुड हाउसकीपिंग। वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत अच्छी रखनी है। हाउसकीपिंग, आइडेंटिफाई and eliminate all those activities that are useless, that has no any added value। अब इतने बहुत सारे काम हम लोग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है पर हम लोग फिर भी करते हैं। ओके जी, मिसाल के तौर पे आए दिन यूनिवर्सिटी में आपके क्या होते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं। गेस्ट स्पीकर सेशन का कुछ खास फायदा इस सच नहीं होता। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग कुछ फायदा नहीं होता पर फायदा होता है। बट आप लोग जब भी हम लोग गेस्ट स्पीकर सेशन लेते हैं, अगर वो गेस्ट स्पीकर सेशन ओनली आप लोग लेके आए ओनली टू शो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर, मार्केट में सिर्फ आपको लेके आना था एक बंदा जो इसके पास वाकई में इंटेलेक्ट हो, जीनियस हो, जो वहाँ पे आए तो बात कर पाए। पर हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम गेस्ट स्पीकर सेशंस में ऐसे लोग आते हैं जो जिनको हम लेके आते हैं दिखाने के लिए, आई भी कितना खूबसूरत है, ये है वो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, लेस वैल्यूएटेड है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया होता है। प्रोडक्टिविटी जब वो टाइम वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है इन क्लासरूम में बैठ के, या फिर उस टीचर को आपको एम्पावर करना होता है कि टीचर खुद जाए और अपने सब्जेक्ट के लिए कोई वैल्यू एडिंग गेस्ट स्पीकर लेके आए जो स्टूडेंट्स को रियल टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में बता सके। देयरफॉर हमारे पास कितने ऐसे लेक्चर्स होते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं जो किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से हों। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री प्रोफेशनल हम लोग क्या है, करियर काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं। मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर हम लोग ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डेवलप कर दिया है। बट नाउ व्हाट वी नीड कि भाई हमें गेस्ट स्पीकर सेशंस लेके आने हैं जो स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर उनसे बात करें। जिस तरह मैं काइज़न फिलॉसफी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यही सेम कॉन्सेप्ट वो बंदा पढ़ा सकता है जो एक्चुअली टोयोटा में काम करता हो या सुजुकी में काम करता हो। Those who are working in supply chain management, they are well versed at implementing or introducing Kaizen management. They actually work on Kaizen, therefore they can explain it more practically than I am actually giving you suggestion। मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो theoretical है, पर वो जो देंगे वो क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसमें ज़्यादा होंगे एज कंपेयर I am giving you at the moment। Moving forward, so philosophy क्या है भाई, implementing good housekeeping, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, वेस्ट को रिड्यूस करें, वो सारी एक्टिविटीज़ जो लेस एफिशिएंट हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं और लेस अवॉर्डिंग है या लेस वैल्यू एडिंग है, उन सबको निकाल दें। इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि भाई एक सेमेस्टर में 3 गेस्ट स्पीकर सेशन होंगे बीबीए 8 के हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जब आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब वो डिटरमाइन करता है कि भाई कंपैरेटिव मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर सेशन आएगा किस चीज़ में किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो अब टीचर को आपने ऑटोनॉमी दे दी है, वही खुद डिटरमाइन कर देगा आपकी करियर। ये जो आपका सीटीसी डिपार्टमेंट होते हैं वो हमारी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू गेनिंग द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। अगर मेरी कोई इतनी से नहीं है, सलाम दुआ मार्केट में नहीं है, तो सीडीसी इज देयर टू हेल्प अस, और यही हमारे सीडीसी करता है। टू सम एक्सटेंट हमारा सीडीसी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट
कुछ इनएफिशिएंसीज हर जगह होती हैं, तो आई वोंट से कि भाई हमारा सीडीसी जो है बहुत बुरा है, नो दे आर वर्किंग, बट यस उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, दिस इज व्हाट द काइजन इज आल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई उनको भी थोड़ी सी काइजन की जरूरत है। ओके, उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करा देते हैं काइजन मैनेजमेंट की उनके बॉस को। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे सो काइजन थ्री क्राइटेरियाज या थ्री फिल्टर्स होते हैं जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी आइडिया की बात की जाती है, जब सजेशंस आते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड या लेबर जो आपके इफेक्टिव कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं, वो जब कोई भी आइडिया देते हैं किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपके पास थ्री क्राइटेरिया होती हैं फॉर द काइजन। यहाँ एक फिनेल होता है जिसमें आपके वो सारे आइडियाज इकट्ठे होते हैं और उस फिनेल के अंदर तीन फिल्टर्स लगे होते हैं। पहला फिल्टर क्या होता है, एक सवाल होते हैं, बेसिकली हम सवाल पूछते हैं उस आइडिया से, डज द आइडिया रिड्यूसेस द वेस्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन काइजन का क्या है, टू रिड्यूस द वेस्ट, टू रिड्यूस ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर लेस और नो वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एड नहीं करते हैं उन सारी एक्टिविटीज को खत्म करो। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इंक्रीज द सेफ्टी, क्या वो कॉन्सेप्ट रिड्यूस करता है वेस्ट को, क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है हमारे प्रोडक्ट की या हमारे वर्क एक्टिविटीज़ की, क्या वो सेफ एंड सिक्योर है, हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इफ़ येस तो वो फिल्टर पास कर जाएगा और नीचे चला जाएगा वो आइडिया। फिर उसके बाद एक सेकंड फिल्टर होता है जो बात करता है डज इट एड्रेसेस द रूट कॉज, हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, क्या उस प्रॉब्लम की रूट काज को एड्रेस कर रहा है कि वो प्रॉब्लम हम एलिमिनेट कर पाएंगे, इफ यस तो फिर दोबारा से सेकंड फिल्टर भी वो क्रॉस कर लेगा। अब आएगा तीसरे फिल्टर पे, क्या इस सेम एक्टिविटी को हम लोग स्टैंडर्ड बना सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन में ये सारा काम रोज चलता रहे, इफ यस तो वो काइजन की बात होगी, तो वो काइजन बन सकता है, अगर नहीं तो वो क्या था, एक टाइम बिंग आपने एक्टिविटी की, फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जान छुड़ाने के लिए एक प्रैक्टिस की, आपने वो प्रॉब्लम हल कर लिया, बट उसकी कोई भी एज सच लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए आपने एक सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, बट अल्टीमेटली उसको स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस नहीं बना पाए, देयरफॉर इट्स नॉट काइजन। ओके जी, की काइजन अप्रोचेस में क्या आते हैं, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं गुड हाउस कीपिंग, यही सेम चीज़ यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट ऑल द एक्टिविटीज दैट एक्चुअली आर वेस्टफुल आर यूजलेस। दूसरी क्या थी, गुड हाउस कीपिंग, एक गुड हाउस कीपिंग, आइडेंटिफाई एलिमिनेट द वेस्ट, एंड थर्ड इज द स्टैंडर्डाइजेशन। तो सेम चीज़ यहाँ पे आ गई भाई, गुड हाउस कीपिंग 5S जब होता है तो 5S क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रख सकते हैं, हर एक चीज़ को अपनी स्पेसिफाइड एरिया पे लगा देते हैं या अपने बंदों को सही जगह पे लगाया होता है। वेस्ट इज मुदा, मुदा क्या होता है इसको एक्सप्लेन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बाद में करेंगे, इसके ऊपर तकरीबन 8-9 डिफरेंट टाइप्स होते हैं मुदा के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन कम्स स्टैंडर्डाइजेशन, क्या हम उसको रूटीन एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग इन अ व्हाइल, जस्ट बेयर विद मी। Okay, Ji, I'm afraid my charger is going down, so I have to stop the lecture here. But I think I can complete it mean in a while. So हम लोग स्टैंडर्डाइज हम लोग बात करते थे 5S की बात कर रहे हैं, गुड हाउस कीपिंग आपकी पहली पॉइंट है। गुड हाउस कीपिंग क्या होता है, दीज आर द बेसिकली 5S। 5S क्या है, सबसे पहले सॉर्ट, चीज़ों को सॉर्ट करके रखें, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखें, पेन होल्डर में होनी चाहिए, फाइल्स फाइल रैक में होनी चाहिए। ओके, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसके लिए अलग से एक अंदर चैम्बर होना चाहिए, उसमें रख दें, तो हर एक चीज़ को सॉर्ट करके रखना होता है। ओके जी, उसके बाद क्या है, स्ट्रेटनिंग, हर एक चीज़ को सीधा कर दें, ऐसे नहीं चीज़ें उल्टी उल्टी सीधी रखी हों,
पेपर जो है तितर वितर 8 6s and 7s हो, शाइन साफ सुथरी हर एक चीज को रखें। जहाँ पे भी आप लोग काम करते हैं हर एक चीज चमकनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज माहौल अच्छा होगा तो दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। स्टैंडर्डाइज उस चीज को एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस बना दें कि इस चीज इन सारी चीजों को इसी तरह रखना है। दूसरी चीज क्या होता है, सस्टेन, और कंटिन्यूअसली वो चीज करते रहना है, सस्टेन करना है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी अर्से के बाद हम लोग भूल जाएं। और आजकल एक 6th S भी आ गया है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कोई भी काम करते वक्त वी हैव टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज। कहीं पे भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सिंस मैं बात कर रहा हूँ काइजन क्या है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे होता है। तो वहीं पे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, ग्रीस वगैरह हो, तेल वगैरह का काम होता है, हमेशा मशीन्स का काम होता है, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। देयरफॉर वहाँ पे ओके आपके रेंच कहीं और पना हुआ है, आपका स्क्रू ड्राइवर कहीं और पड़ा हुआ है, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं वहाँ पे। तो हर एक चीज़ को सॉर्ट करना होता है, स्ट्रेट हर एक चीज़ को सीधा करके रखना होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड पर नजर आएगी कि भाई बिफोर एंड आफ्टर। एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि ये हमने एक्चुअली काइजन मैनेजमेंट की एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्विगेस। तो वहाँ पे ये स्लाइड्स भी उन्हीं की हैं, मेरी नहीं है, और इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है जी, ओके। तो उन्होंने ये हमें, हमारी ऑफिस है, स्विगेस की ऑफिस है रियल टाइम। तो पहला ये जो आपकी है, एक हमारे दोस्त थे उनकी ऑफिस थी, तो उसकी हालत कुछ इस तरह की थी। तो फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि भाई इस पे 5S इम्प्लीमेंट करें। 5S इम्प्लीमेंट करने के बाद तो बिफोर एंड आफ्टर आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि किस तरह से चीज़ें सीधी हो गई, और हर एक चीज़ जो वेस्टफुल चीज़ें थी, बेकार चीज़ें, स्टेशनरी फाइलिंग उस बंदे ने नहीं की हुई थी, तो उसने फाइलिंग की। फाइलिंग करने के बाद हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रख दिया। फाइलिंग करने के बाद फाइल्स जो थे हमने प्रॉपर तरीके से सेफ में रख दिए। एंड ऑफिस डेस्क बिफोर एंड आफ्टर द कंडक्टिंग ऑफ 5S एंड इन सेट इन ऑर्डर, हर एक चीज़ को हमने ऑर्डर पे दे दिया। पहले तो नहीं, तो चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई थी। आगे चलते हैं। एक और था कि भाई ये आपकी स्विगेस के अंदर ये बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, बहुत ज़्यादा तरह के लोग होते हैं। तो वहीं पे ये आपकी ट्रेनिंग GTI जो मैं कहता हूँ ना, GTI हमारे कहाँ पे, सफारी पार्क कराची के सामने। कराची ये क्या है, GTI गेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे जैसे आपके बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं। तो वहाँ पे जब भी ट्रेनिंग करने लोग आते हैं तो ट्रेनिंग करके हथियार ऐसे ही टेबलों में फेंक के चले जाते हैं। तो हर एक चीज़ फिर अब दूसरे जब लोग आते हैं या दूसरा ट्रेनर आता है तो वह फिर वो हथौड़े ढूंढता फिरेगा, कराइयाँ कहाँ है, रेंच कहाँ है, पाना नहीं मिल रहा, बड़े छोटे पाने हैं, हर एक चीज़ मतलब पाना 10 का पाना चाहिए, 12 का पाना चाहिए, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग कराई थी कि भाई आप ट्रेनिंग करने आते हो तो ट्रेनर का काम क्या होता है कि इस तरह से टूल मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए। ओके, अगेन एक और ऑफिस है, ये सेम प्रोजेक्ट था हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस के अंदर, ये हम लोगों ने सेम काम किया था। उसकी कुछ रिजल्ट्स हैं कि कुछ इस तरह से हुआ था। पहले हालत कुछ इस तरह की थी। ये एक मोहतरमा थी, उनके ऑफिस है। ठीक है, उस ऑफिस को प्रॉपर तरीके से हमने सेट किया। चीज़ों को सेट करने के बाद आपके पास है रिजल्ट कि किस तरह से आया। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इससे फिर आगे हम लोग थर्ड पार्ट में चलेंगे। सो दिस वाज योर थर्ड पार्ट। इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं।